इस सफलता से तो मुझसे ज़्यादा तो सरों को धन्यवाद, थैंक यू। राजधानी को धन्यवाद। ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, ये मेरी खुशनसीबी है जो मेरा डिसीज़न जो था बच्ची को यहाँ पढ़ाने का वो सक्सेस रहा और मैं बहुत खुश हूँ। हर माँ बाप बहुत खुश होता है जब उसके बच्चे तरक्की करते हैं, क्योंकि माता पिता की सबसे बड़ी कमाई सही बात है। उनके बच्चे होते हैं और बच्चों का सक्सेस होता है। हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का इस बार वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में। और आज है हम उस बुलंदी प्राप्त करने वाली बिटिया के साथ जिसने 12वीं क्लास के साथ ही आईसीआर, जी स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा एग्जाम, जहां पर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के स्टूडेंट्स बैठते हैं, साउथ इंडिया भी बैठता है, तमिलनाडु, कर्नाटका, हैदराबाद के बच्चे बैठते हैं, पूरा नॉर्थ इंडिया, पंजाब, यूपी, हरियाणा के स्टूडेंट बैठते हैं, पूरा ईस्ट इंडिया, पूरा वेस्ट इंडिया, चारों जो दिशाएं वहां से पूरे हिंदुस्तान से बच्चे बैठते हैं। और वहां पर कोई स्टूडेंट 12th क्लास के साथ ही 99.34 परसेंटाइल प्राप्त कर ले, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि वो जीवन में अच्छा नहीं कर सकते, वो 1 साल 2 साल उनको तैयारी करनी पड़ती है, उनके लिए भी बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बच्चा अगर 11th क्लास से डिसाइड कर ले कि मुझे बेहतरीन करना है 12th के साथ ही, तो वो आराम से कर सकता है। और हर बच्चे का, कोई भी बच्चा जब एग्रीकल्चर में या साइंस में आता है तो उसका ड्रीम होता है कि मैं इसमें लगने वाले जो कंपटीशन एग्जाम है उसको मैं टॉप करूं, इसमें बहुत अच्छा करूं, विदाउट वेस्टिंग ए ईयर, बिना 1 साल खराब किए, विदाउट वेस्टिंग ए मंथ, बिना 1 महीना खराब किए। तो एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके बीच है वो बिटिया जो लॉकडाउन में हमारे यहाँ कम क्लासेस लगने के बावजूद, केवल 3 महीने पढ़ाया है उसके बावजूद, हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा के 8-8 महीने 9 महीने पढ़ाया, बावजूद इसके 12वीं क्लास के साथ 99.34 परसेंटाइल, एक बिग एग्जाम्पल हर बच्चे के लिए, हर युवा के लिए, हर स्टूडेंट के लिए जो ये सोचता है कि नहीं वो ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहा है या नहीं कर सकता, उन सब के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल आपके बीच है। तो मैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से वेलकम करता हूं बिटिया स्नेहा शर्मा का। आप दौसा की रहने वाली है और आपने 11th और 12th राजधानी एजुकेशनल ग्रुप में पढ़ा, फाउंडेशन किया, और 11th में फिर भी थोड़ा टाइम मिला, लेकिन 12th में तो सिर्फ 3 ही महीने मिले। उस 3 महीने के दौरान आपने 12th का भी स्टडी किया, साथ साथ फाउंडेशन जो चल रहा था उसकी भी तैयारी की, और आज एक बहुत बड़े एग्जाम्पल के बीच में आपके रूप में एग्जाम्पल के रूप में आपके बीच में है। बहुत बड़ी बात होती है 99.34 नियर टू 100 परसेंटाइल। और चूंकि आप इस समय भी, आपका जो सिलेक्शन है वो राजस्थान के टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी हो चुका है, आप इस समय जोबनेर पढ़ रही है और साथ ही साथ आईसीआर में भी आपने इतना बड़ा परसेंटाइल प्राप्त किया। तो क्या इनकी सफलता का कारण रहा, ऐसा क्या मोटिवेशन रहा, ऐसा क्या इनका जुनून रहा कि ये 12वीं के साथ ही इतना शानदार कर गई, ऐसी कुछ बातें इनके साथ जानेंगे और कुछ मोटिवेशन, क्योंकि हर स्टूडेंट जब कामयाब होता है, मैंने हर प्रोग्राम में कहा है, जब कोई एक बेटा या बिटिया कामयाब होती है तो हजारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल होती है। कभी कभी कोई स्टूडेंट अगर अच्छा नहीं करता है या फिर कोई गलत काम करता है तो वो भी कई लोगों के लिए एक बैड एग्जाम्पल बनता है। तो बिटिया यहाँ पर हमारे बीच है स्नेहा शर्मा। मैं चाहूंगा वो दर्शकों से रूबरू हो, दर्शकों का अभिवादन करे, सभी को हाय हेलो बोले। मेरा नाम स्नेहा शर्मा है, मैं दौसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने 11th और 12th राजधानी एजुकेशनल ग्रुप से पढ़ी है और मेरा अभी सिलेक्शन जोबनेर में हुआ है और मैंने आईसीआर में 99.34 परसेंटाइल लाए हैं। चलिए हम बातें धीरे धीरे सारी बातें जानेंगे बिटिया से। पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा परिवार के बारे में, क्योंकि हर बच्चा क्योंकि परिवार के बारे में जब पता लगता है तो बहुत सारे बच्चों के लिए एग्जाम्पल होता है। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि नहीं, मेरे ना परिवार वाले सपोर्टिव नहीं है, मुझे जो है ना वो करने नहीं दे रहे या मुझे वो मोटिवेट नहीं करते। तो थोड़ा सा बिटिया से हम जानना चाहेंगे परिवार में कौन कौन है और कैसा परिवार का माहौल है और वहाँ से कितना सपोर्ट आपको एजुकेशन को लेके, इस पढ़ाई को लेके मिल रहा है। मेरे फैमिली में मम्मी पापा, मेरी एक बड़ी बहन और छोटा भाई है। मेरे पापा सहारा इंडिया में है और मम्मी मेरी एक प्राइवेट टीचर है। और मम्मी पापा ने पूरा सपोर्ट किया, सबसे ज़्यादा मेरी दीदी ने, उन्होंने ही मतलब मुझे मोटिवेट किया था यहाँ पे आने के लिए। अच्छा, दीदी क्या कर रही है बेटा इस समय? दीदी अभी बैंकिंग प्रिपरेशन कर रही है। बैंक की प्रिपरेशन कर रही है। मतलब एक छोटा सा एक प्यारा सा परिवार है जहाँ 3 बहन भाई है, मम्मी पापा है और काफ़ी सपोर्टिव है। स्पेशली पापा, मम्मी पापा दोनों कई बार यहाँ आए हैं। मम्मी तो आज भी साथ में आई हुई है, मैं आपको लास्ट में मम्मी से मिलाऊंगा।
और बहुत ज़्यादा एक जैसे होता है ना भाई, एक बच्चे को हर हाल में कामयाब करना है, क्योंकि वहाँ से दौसा से निकल के एक बिटिया को हॉस्टल में छोड़ना, और हॉस्टल में छोड़ने के बाद में पूरा फिर भी उसके बाद ध्यान रखना पूरा भाई क्या चल रहा है, कितना स्कोर कर रही है, कितना परसेंटेज है, वो सारा कितना टेस्ट में स्कोरिंग आ रही है, वो सारा पता करना, और उसके बाद में पूरा एनालिसिस करना, पूरा ध्यान रखना। तो इतना सपोर्ट जब परिवार से मिलता है तो वहाँ पर कामयाबी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो सारे परिवार को मैं इस दीपावली के ठीक पहले ये रिजल्ट आया, तो दीपावली बहुत ही खुशियों वाली दीपावली रही। अभी इनके मम्मी कह रहे थे बोला दीपावली कैसे आई, मैंने कहा जी बच्चों की कामयाबी के साथ ही हमारी दीपावली बहुत अच्छी हो जाती है। इस बार एओ का रिजल्ट आया, वहाँ भी बच्चों ने धूम मचाई, आईसीआर का रिजल्ट आया, धूम मचाई। उससे पहले जेट का आ गया था, जेट में भी 12वीं क्लास के साथ 300 प्लस वाले स्टूडेंट है जिनके 300 प्लस मार्क्स आए हैं। और हमने तो खुला ये कहा था भाई कोई किसी के और के भी हो 12वीं क्लास के साथ 300 प्लस तो हमें बताए। तो एक सुपर वाली दीपावली उस परिवार में होती है जहां बच्चे कामयाब होते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही सोचता है कि मेरा बच्चा जीवन में बहुत अच्छा करे। और बिटिया ने एक माता पिता के जो सपने थे, माता पिता का जो एक अटेम्प्ट और प्रयास था कि नहीं मेरे बच्चे अच्छा करना चाहिए, उसमें बहुत खरी उतरी है बिटिया। और अब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा बेटा, जब आप 11th क्लास में आए थे, क्योंकि एक नई जगह जाना, दौसा छोड़ के पचकोड़िया आना, तो एक नया माहौल था, तो उस समय कैसा लग रहा था आपको, मैं कहाँ जा रही हूँ, पता नहीं वहाँ कैसे लोग होंगे, कैसा वहाँ का माहौल होगा। तो उस समय जब आप आए तो क्या स्थिति रही जब आप राजधानी में आए? जब मैं राजधानी में पहली बार आई थी तब मुझे मतलब यहाँ का एक तो लैंग्वेज नहीं समझ आती थी, लेकिन फिर वो हिंदी के साथ एडजस्ट हो गया था। और मैं जब आई थी तब मुझे मतलब इतना कुछ एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं था, क्योंकि हमारे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। तो लेकिन धीरे धीरे जब क्लासेस लगती थी, सर बताते थे, तो उसमें फिर धीरे धीरे पता चला कि 12th के बाद जेट का एग्ज़ाम, आईसीआर का एग्ज़ाम लगता है। तो मैंने से पूछा भी था कि जेट का एग्ज़ाम राजस्थान लेवल का होता है, आईसीआर का इंडिया लेवल का होता है। तो फिर मेरे को ऐसा ही था कि मतलब अपन राजस्थान में तो है लेकिन बाहर जाके पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा आईसीआर पे कॉन्सेंट्रेट किया। हाँ, इन्होंने जेट वाला भी तैयारी रखी और आईसीआर पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया कि मुझे हर हाल में, क्योंकि मैं जब भी कोई 10 मिनट भी मुझे मिलती थी तो मैं मोटिवेट करता था। मैंने कहा बेटा एक बढ़िया कैंपस में जाने का मतलब है आपका 99% नौकरी लग गई, आप बहुत अच्छी पोस्ट पे चले गए, क्योंकि वहाँ का जो माहौल होता है बड़ा अच्छा वाला होता है। आज हिंदुस्तान के जो बड़े कैंपस है, आईसीआर है, आपका आईआरआई है, बीएचयू है, इसके अलावा आपका पंतनगर है, टीएनएयू है, तो ऐसे कई सारे, राजस्थान में भी जोबनेर है, उदयपुर है, तो ऐसे जो कैंपस होते हैं वहाँ पर एक कम्पिटिटिव माहौल होता है। और स्पेशली जो इंडिया के बहुत अच्छे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ तो बच्चे, मैं बता रहा हूँ, बड़ा एक उनके दिमाग में रहता है कि साइंटिस्ट से नीचे अपने को जाना ही नहीं है, अपने को ना साइंटिस्ट, हर हाल में साइंटिस्ट ही बनना है। तो एक माहौल का बड़ा फर्क होता है, एक बच्चा अच्छे माहौल में रहता है, सेम कैटेगरी के 2 बच्चे, एक बच्चा बढ़िया माहौल में रह रहा है, एक को थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर भी बड़ा गैप हो जाता है उनकी सफलता में। तो माहौल का बड़ा एक रोल होता है। तो मैं बिटिया से ये भी जानना चाहूँगा, आप जब आए तो उस समय तो आपको एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा नहीं था, और लेकिन राजधानी में आके आपको ना क्लासेस में आज भी पूरा मुझे याद है, फर्स्ट दिन से लेके आज तक जब बिटिया क्लास में होती थी, एक तो इनका जो मैं आपको नेचर बताऊँ, इतना ज़्यादा एक लर्निंग नेचर है कि मुझे हर हाल में सीखना है, हर चीज़ को सीखना है। मतलब इतना ज़बरदस्त तरीके से मैं, क्योंकि क्लास में ज़्यादातर क्लासेस मेरी होती है इनके यहाँ, तो मुझे पूरा आज भी पूरे क्लासेस में, वो सारी क्लासेस में याद है जब इधर वाले रूम में, मतलब सामने वाले रूम में बैठती थी, उसके बाद इधर वाले इनकी इधर दूसरी क्लास हो गई थी, उसके बाद लास्ट टाइम भी जो है ना क्लासेस, तो हमेशा सीखना चाहे और इतना ज़बरदस्त अपने आप को मेंटेन रखा है कि जब भी पढ़ाया उसके बाद में कभी भी तुरंत पूछ लो, 2 दिन बाद में पूछ लो, 4 दिन बाद में पूछ लो। इन्होंने पढ़ाई को जिया है, यूं कह सकते हैं। मैं बच्चों से अक्सर कहता हूं, अगर आप इनको एक अक्षर समझ रहे हैं, इनको लेटर समझ रहे हैं, तो ये आपको तबाह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको अपना लाइफ समझ रहे हैं, जीवन समझ रहे हैं, तो ये आपको एक बहुत बुलंदी पे ले जाते हैं। जो लोग पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मुझे नौकरी लग जाए, वो नौकरी नहीं लगते हैं, लेकिन जो पढ़ाई को जी रहे होते हैं, सब्जेक्ट को जी रहे होते हैं, तो उनके लिए नौकरियां दौड़ दौड़ के आती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ एक बच्चा अपनी पढ़ाई के दौरान ही 5-5, 7-7 जगह उनका सिलेक्शन होता है, 7-7 जगह वो अपॉइंट होता है। तो नौकरी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको नौकरी लेने का जो तरीका है ना, मैंने कहा ना, वो अक्सर नहीं होते हैं जो टीचर्स लिखते हैं, वो आपके जीवन होते हैं, जीवन भर काम में आते हैं। तो बिटिया से थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्लासेस का कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसके बाद में मैं हॉस्टल के बारे में पूछूंगा। पहले क्लासेस के बारे में बताएं, कैसा लगा जब आप राजधानी में एग्रीकल्चर में पढ़े और इतना अच्छा आपने स्कोर किया? जब मैं 11th में आई थी तब तो स्टार्टिंग में कम क्लासेस लगती थी, लेकिन फिर बाद में हमारी 12-12 घंटे की क्लास लगती थी, लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं कि हमने 12 घंटे क्लास ली है। मतलब सर के साथ ऐसा लगता था कि मतलब अपन एडजस्ट कर सकते थे, मतलब पूरी क्लास में ऐसे मज़ा आता था ऐसे क्लास लेने में भी। और फिर लेकिन धीरे धीरे फिर हमारी सारी क्लासेस रेगुलर होती थी, और
फिर मतलब हमने जितनी भी एग्रीकल्चर की क्लासेस ली है ना, वो तो सारी बड़े सर ने ही ली थी। एग्रीकल्चर तो एक्चुअली मैंने पढ़ाया 12th की, एजी केमिस्ट्री, एजी बायो, एग्रीकल्चर, और 11th में तो इनको थोड़े बायोलॉजी के, क्योंकि पिछली बार तो इतना टाइम नहीं था। 11th क्लास में तो इनको बायोलॉजी के भी सेल वाला, फोटोसिंथेसिस वाला जो मेरे पोर्शन होते हैं ना, वो मैंने बिटिया को पढ़ाए। तो कैसा लगा बेटा आपको, मतलब मजा आता था क्लासेस में? हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब क्लास में ऐसे क्लास लेने का मतलब ऐसा कभी मन नहीं करता था कि छुट्टी लेना है, क्योंकि क्लास में तो है ना, क्लास मतलब यहाँ पे रहने का सबसे मेन मोटिव क्लासेस ही था, क्योंकि क्लास की वजह से ही पूरा मजा आता था स्कूल में। मतलब क्लास में यूँ लगता ही नहीं था कब 12 घंटे हो गए, कब 10 घंटे हो गए, कब 7 घंटे हो गए। तो बड़ा एक क्योंकि सारा जो माहौल ही है वो इतना अच्छा है कि हर बच्चा जुनूनी होता है यहाँ, हर बच्चा केवल उसको यही दिखता है कि मुझे हर हाल में इस बार टारगेट को चेज करना है, इस बार बहुत अच्छा करना है। तो ये एक दिमाग में रहता है। और वहां पर जब मैंने कहा ना, बच्चा को एंजॉय करने लग जाए, कोई भी काम हो, आप एक बच्चा जो फुटबॉल खेलना चाहता है, क्रिकेट खेलना चाहता है, उसको आप रात दिन क्रिकेट खिलाओ ना, क्योंकि उसने उसमें इंटरेस्ट क्रिएट किया है। तो जब पढ़ाई का इंटरेस्ट जहां क्रिएट हो जाता है, जहां पढ़ाई को एक रोमांटिक मतलब बना दिया जाता है, जहां आनंद आने लग जाता है, बड़ी खुशी सी होती है पढ़ने के बाद, तो वहां बच्चे कभी भी बोर नहीं होंगे, बहुत अच्छा उनको लगता है। और अब मैं बीटीएस थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में जानना चाहूंगा, कैसा इनको राजधानी का हॉस्टल, स्पेशली बच्चियों का हॉस्टल, क्योंकि ऊपर गर्ल्स हॉस्टल है और नीचे हमारा पूरा परिवार रहता है, मदर रहती है, फादर रहते हैं, मिसेज है, बच्चे बच्ची है, मैं खुद ही यहीं रहता हूँ। अलग ही कैंपस है, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें निकाल रखी है, पूरा का पूरा कैमरे वगैरह आज का जो आधुनिक चाहिए वो सारे कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा जाली होती है, रात को 8:30 बजे बाद में तो पूरा हॉस्टल लॉक हो जाता है। उसके बाद में चाहे किसी बच्ची का फोन भी आ रहा होता है तो हम गार्जियन से हाथ जोड़ लेते हैं, अब नहीं कोई नहीं जा सकता हॉस्टल के अंदर। तो यहाँ का माहौल कैसा लगा, मतलब कभी आपको लगा कि मैं हॉस्टल में हूँ, या ऐसे ही लग रहा था कि नहीं मैं घर पे ही हूँ, परिवार के साथ ही रह रही हूँ, ऐसा लग रहा था? बिटिया हॉस्टल के बारे में थोड़ा सा आप उन बच्चियों को बताएं जो राजधानी में आना चाहती है लेकिन, या कहीं भी पढ़ना चाहती है लेकिन उनके दिमाग में डर रहता है कि पता नहीं हॉस्टल कैसा होगा, वहाँ की सिक्योरिटी कैसी होगी, वहाँ कितना केयर करते हैं या नहीं करते हैं, या वहाँ पर कैसा माहौल होता होगा, कितनी पॉजिटिविटी होती होगी, कितनी सकारात्मकता होगी। तो ये हॉस्टल के लिए थोड़ा सा आप जरूर बच्चियों को, स्पेशली बच्चियों को, बच्चों के लिए भी है लेकिन बच्चों के हॉस्टल तो खैर अलग है, उनका कैंपस ही अलग है, आधा किलोमीटर का गैप है। तो कभी किसी बच्चे से बात करेंगे तो उनके हॉस्टल के बारे में, लेकिन आप बच्चियों का जो बेटियों का हॉस्टल है, बेटियों का जो आसियाना है, उसके बारे में आप जरूर बताएं बच्चों को। हॉस्टल में मैं जब स्टार्टिंग में आई थी, मतलब पहली बार घर से इतनी दूर आई थी, तो थोड़ा सा अजीब लगा था। नहीं तो होता ही है, नई जगह जाते हैं तो कहीं लगता है कि मैं कहाँ गई हूँ, कौन है ये लोग। लेकिन जब मतलब नीचे आंटी जी और माँ लोग रहते थे ना, तो उनके साथ कभी ऐसा नहीं लगा कि हॉस्टल में रहते हैं। वो कभी किसी चीज को मना नहीं करते थे, कभी भी उनके पास पहुंच जाओ, मतलब वो हर काम को हेल्प करते थे। इसलिए कभी रसोई में जाके पता नहीं इसने तो पता नहीं खाया कि नहीं खाया, ज्यादातर बच्चियां रसोई में जाके जो भी मिलता है ना हमारी पर्सनल, उसमें से कभी चाय बना के पी लेती है। बड़ा एक अच्छे वाला माहौल है। बेटी कंटिन्यू। हाँ, तो फिर मतलब कभी भी मतलब नीचे आ जाते थे ना, तो कभी भी हेल्प कर देते थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि हम हॉस्टल में रह रहे हैं, मतलब घर जैसे ही लगता था। कभी याद भी नहीं आई इतनी, मतलब याद आती थी घर की, लेकिन फिर भी जब माँ या फिर आंटी जी से बात कर लेते थे तो फिर सब बढ़िया हो जाता था। लाड कर लिया करते थे। मतलब माँ और आंटी जी, और मैं भी है ना बच्चों के बहुत ज्यादा जो है ना स्नेह रखता हूँ, बहुत ज्यादा अपने बच्चों से ज्यादा। मुझे खुद के बच्चों का पता नहीं है, आप माने या न माने, लेकिन ये पता है कि हॉस्टल का कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा है। तो ये माहौल रहा। सिक्योरिटी के हिसाब से भी मैंने जैसा बताया आपको, बहुत ज्यादा एक अलग से बना रखा। मतलब बच्चियों के मामले में अनुशासन, बिटिया ज्यादा बढ़िया बताएगी, तालिबानी अनुशासन है। तो थोड़ा सा बेटा अनुशासन के बारे में, कैंपस में बच्चियों को लेके कैसा अनुशासन है? हाँ, मतलब हमारे हॉस्टल में तो हमेशा जालियाँ लगी रहती थी, कभी भी किसी को मतलब मेल्स तो अलाउ ही नहीं थे ऊपर। और फिर मतलब हमारी 7:30 या 8 बजे तक हमारा सारे रूम लॉक हो जाते थे। और स्कूल जाते थे तब भी मतलब हम बस में ही बैठ के जाते थे, बस में ही आते थे, कभी भी ऐसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। मतलब डिसिप्लिन बहुत अच्छा था स्कूल। बच्चियों को लेके तो बहुत ज्यादा है, मतलब आप मानेंगे नहीं, जो गार्जियन देख रहे हैं, बच्चियों में तो आप जितना केयर नहीं करते उससे कहीं ज्यादा हम लोग बच्चियों का ध्यान रखते हैं। क्योंकि पहले नंबर पे इनकी सिक्योरिटी, इनकी व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद में स्टडी प्रायोरिटी पे है, लेकिन पहला बेटियों के लिए अच्छी व्यवस्था देना हमारा ध्येय रहता है। अच्छा, कैंपस के बारे में थोड़ा सा बताइए बेटा। वहाँ जब आप पढ़ाई करते थे तो टीचर्स का कैसा मोटिवेशन रहता था, या बाकी कैसा माहौल था वहाँ का पढ़ाई का? क्लासेस के लिए मतलब हम मतलब कैंपस में जाते ही ऐसा मतलब अलग सा ही माहौल हो जाता था। मतलब रेगुलर क्लासेस लगती थी, टीचर्स भी मतलब कोई भी क्वेश्चन होता था मतलब हैंड टू हैंड ही सॉल्व करवाते थे। और ऐसे मतलब मोटिवेट तो बहुत ज़्यादा करते रहते थे। मतलब बीच बीच में सब सारे टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे और मतलब मोटिवेट करते रहते थे। ये मोटिवेशन का ही एक, मोटिवेशन अपने आप में बहुत बड़ा पावर होता है। अगर बच्चे को एक लगातार डोज मिलती है तो निश्चित रूप से सफलताएं नज़दीक आती चली जाती है और एक बच्चा अच्छा कर जाता है। अब बेटा चूंकि आपका जो परसेंटाइल है वो 99.34 है, मतलब नियर टू 100 है, जिस बच्चे ने टॉप किया होगा उसके लगभग आप नज़दीक है। तो कौन सा कैंपस आप प्रीफर करेंगे कि मुझे इसमें हो जाना चाहिए, फिर या ये नहीं हो तो ये तो मिल ही जाना चाहिए?
मतलब मैं अभी तो सबसे पहले BHU को प्रेफर करूँगी, या फिर BHU या फिर GBVOT, क्योंकि मतलब जब भी मतलब पंतनगर के बारे में बताते ना था तो ऐसे मतलब अंदर से ऐसा होता था कि यही पढ़ना है अब तो, क्योंकि पंतनगर मतलब एक तो बहुत अच्छा, इसका कैंपस बहुत अच्छा है, और फिर मतलब मुझे पंतनगर या फिर BHU के लिए प्रायोरिटी है। किसने बता दिया आपको मतलब BHU मेरे को सर बता रहे थे एक बार। कई बार बताया बेटा, एक बार तो नहीं, कई बार बताता हूँ बेटा, ये आपका ड्रीम होना चाहिए। हाँ। यहाँ आपको जाना है, BHU में जाना है, क्योंकि मैंने कहा ना माहौल जहाँ अच्छा मिल जाता है वहाँ ऑटोमेटिकली एक सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो BHU अपने आप में एक नामी कैंपस है, वहाँ का हर स्टूडेंट जुनूनी होता है। पंतनगर नामी इंस्टीट्यूट है, बहुत ज़बरदस्त माहौल होता है। PAU है, TNAU है, राजस्थान में भी जो मैंने अभी बताया आपको जोबनेर है, उदयपुर है, ये अपने आप में एक अच्छे कैंपस है जहाँ रियल में बहुत सारे और भी हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा किसी को कोई और किसी कैंपस में बच्चा हो उसको बुरा लग जाए कि सामने मेरे कैंपस का नाम नहीं लिया। काफ़ी सारे हैं जहाँ पर वास्तव में एग्रीकल्चर को जिया जाता है, जहाँ पर काम होता है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर मेहनत होती है। हालांकि कुछ ऐसे भी हिंदुस्तान में कैंपस है जो केवल कागज़ों पे ही चलते हैं, जो सिर्फ कागजी काम ही करवाते हैं, बाकी प्रैक्टिकल उतना, जबकि ये तो सब्जेक्ट ही पूरा प्रैक्टिकल है। यहाँ तो सारी चीज़ बच्चे को देख के या उसको करवा के काम या उससे सीखा जाता है। तो जो कैंपस इस तरह के हैं जहाँ प्रैक्टिकल्स होते हैं, जहाँ एग्रीकल्चर को, तो वो वाले कैंपस अपने आप में एक बहुत अच्छे होते हैं, और वहाँ आप जाते ही आदमी की सफलता ही मान लीजिए भाई सुनिश्चित हो जाती है। तो फ्यूचर को लेके क्या प्लानिंग है बेटा? आप जीवन में जैसे मान लो आपका कैंपस आपको मिलता है, वहाँ से आप ग्रेजुएशन करते हैं या PG करते हैं, उसके बाद में आप क्या आपका है कि मुझे ये जीवन में करना है, मुझे ये बनना है आगे चल के? मैंने मतलब अभी मतलब मेरे को अगर अच्छा ICR कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद मैं अभी साइंटिस्ट की प्रिपरेशन करना चाहूँगी। पहले मैं ARS और साइंटिस्ट के लिए एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। जो बच्चे अभी BSc में पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं, जो स्टूडेंट शायद, कि आप जो भी BSc में पढ़ेंगे, जो भी लाइन टू लाइन BSc में पढ़ेंगे, वो ही आपको आगे काम में आने वाला है। या जो आपने अभी पढ़ा है भाई, इसका जो पढ़ाई होती है वो 11th शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ तो 11th में और 12th में इतना पढ़ाया जाता है कि उसको उन सब्जेक्ट के बारे में, हो सकता है कोई सब्जेक्ट जो 11th 12th में नहीं चलता वो तो बात अलग है, लेकिन जो सब्जेक्ट यहाँ पर आपने 11th में पढ़े या 12th में पढ़े, जैसे एग्रोनॉमी की क्रॉप्स है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, एग्रोनॉमी का बेसिक है, हॉर्टिकल्चर का बेसिक है, एनिमल हस्बेंड्री है, तो वो तो आपको, हम खुद दावा करते हैं कि PhD तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही क्वेश्चंस आते हैं, वही चीजें, क्योंकि हम तो उसका बेस ही इतना मजबूती से तैयार करते हैं कि वही चीजें आगे चल के, वो आप चाहे साइंटिस्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कर रहे हो कोई दूसरी तैयारी कर रहे हो, वही सारा का सारा मैटर आना है। लेकिन जो बच्चे BSc में पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, 11th 12th के साथ साथ आप जो BSc में पढ़ेंगे, क्योंकि BSc में आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी आएगी, प्लांट पैथोलॉजी भी आएगी, एंटोमोलॉजी भी आएगी, प्लांट ब्रीडिंग भी आपका डिटेल में आएगा, एनिमल हस्बेंड्री भी आपकी आनी है, सॉइल साइंस भी डिटेल से आना है, एग्रोनॉमी अलग से आनी है। तो जो सब्जेक्ट आप BSc एग्रीकल्चर पढ़े, उनको इतना बढ़िया तैयार करें, उनको केवल ये नहीं कि मुझे सेमेस्टर का एग्जाम पास करना है या मिड टर्म एग्जाम पास करना है, उसको ये पढ़े कि ये मेरे को ना जीवन भर काम आते रहेंगे, मेरे को आगे जीवन की आखिरी सांस तक मेरे को ये काम आएंगे। इस तरह से उसकी तैयारी रखें। फिर उसके बाद कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। आप जो भी बनना चाहे, साइंटिस्ट बनना चाहे, आप कृषि अधिकारी बनना चाहे, आप और कोई बड़ी पोस्ट पे UPSC की एग्रीकल्चर से आप तैयारी करना चाहे, आजकल तो UPSC में भी बच्चे एग्रीकल्चर ले रहे हैं और बहुत अच्छी सफलताएं वहां प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन वो BSc एग्रीकल्चर का जो आपका नॉलेज है, जो 11th 12th वाला नॉलेज है, वही आपको UPSC में भी सफलता दिलवाएगा। तो किसी भी एग्जाम में आपको अगर सफल होना है, तो ये जो बेसिक है 11th 12th से लेके BSc वाला या MSc वाला, ये सारा आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। तो मैं बिटिया से भी और बाकी जो स्टूडेंट है उनको भी कहूंगा कि जो भी आप BSc एजी में पढ़ रहे हैं या MSc में पढ़ रहे हैं, उनको इतना गजब तरीके से पढ़े कि आपको फिर आगे दोबारा कभी उनको केवल एक बार देखना पड़े। जब भी आप किसी एग्जाम में जाए तो उससे पहले केवल उसको देखना पड़े। तो बिटिया का भी सपना है कि साइंटिस्ट बनूं, और हमारी तरफ से, पूरे राजधानी परिवार की तरफ से, और मुझे तो पता है क्योंकि ये वो जुनूनी बच्ची है, वो काम के प्रति पागलपन लिए हुई बिटिया है, जो सोचती है ना वैसा करके दिखाती है। और इसका एग्जाम्पल आपने जेट में भी देख लिया, ICR में भी देख लिया, और आगे भी बड़ी सफलता है। मुझे पता है ये साइंटिस्ट है, और कभी इसको लगा कि साइंटिस्ट के आगे मुझे ना UPSC में IAS बनना है, तो IAS भी, फ्यूचर की IAS भी है, क्योंकि सारा माहौल से होता है। और अच्छा माहौल मिला 11th 12th में, इधर सफलता मिल गई। अब जो कैंपस मिलेंगे वहाँ तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त वाला माहौल मिलने वाला है, तो वहाँ निश्चित रूप से आगे बहुत अच्छा करने वाली है। अब थोड़ा सा मैं ये भी मैं चाहूँगा कि जो बच्चे इस समय ICR की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ 12th के बाद में, या जेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप बेटा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह से पढ़े, क्या मतलब कैसे आपने पढ़ाई की, वो कैसे पढ़े, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। मतलब मैंने तो मतलब सर की क्लासेस लेती थी, वो रेगुलर लेती थी। सर ने अपनी बुक यहाँ ली थी, वो मैंने पूरी पढ़ी थी। और मतलब ऐसा नहीं है कि अपन कुछ कर नहीं सकते, अपन जो सोच लेते हैं ना वो तो कर ही सकते हैं, क्योंकि अपन ने सोचा है तो फिर अपन, अपने दिमाग भी तो उतने ही सोचता है जितना अपन कर सकते हैं। लेकिन अपन
जितनी मेहनत करेंगे ना उतने ही अपन में, मतलब जैसा होता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो अपन को बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए और जितनी बार मतलब सर की क्लासेस लेनी चाहिए। सर मतलब जितनी बार सर रिवीजन करवाते हैं ना उसके साथ रिवीजन करना चाहिए। मैंने सारी क्लासेस सर की ली थी क्योंकि उससे मतलब लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे अपने एग्जाम के टाइम पे आपको जितनी बार आप रिवीजन करोगे ना उतना ज़्यादा आपको मैंने निखार आएगा। कुल मिला के बिटिया कहना चाह रही है कि एक तो सोच आदमी की, जितना सोच सकता है वो हर काम आदमी कर सकता है, तो एक तो सोच को बड़ी करे। कभी भी आप ना छोटी नहीं कि मैं, है ना, बड़ा सोच करे कि मुझे साइंटिस्ट ही बनना है या मुझे यूपीएससी में जाना है। और सोच, जितना आदमी जिस समय सोच लेता है ना किस चीज के बारे में, मैं कई बार अक्सर मेरे मोटिवेशन प्रोग्राम में कहता हूँ, जिस समय आपके दिमाग में आ गई कि सामने वाली दीवार को मुझे छूना है, तो जिस समय दिमाग में आ गई ना सामने वाली दीवार को छूना, उस समय आप दीवार को छू चुके होते हैं। बाकी तो जो टाइम है वो प्रोसेस का एक फिजिकल प्रोसेस होती है कि आप उठना है, जाना है, लेकिन दीवार तो उसी समय टच होगी जिस समय आपके दिमाग में आ गया। तो एक तो सोच को बड़ा करे। सोच आदमी को, जितना सोचता है ना उतना ही उसको मिलता है। कोई आदमी सोचता है कि मुझे ना कंडक्टर बनना है, कंडक्टर को देखता है तो कंडक्टर के बारे में सोचता है, कंडक्टर बन जाता है। कलेक्टर को देखता है, आईएएस को देखता है या साइंटिस्ट को देखता है तो वो कलेक्टर या आईएएस साइंटिस्ट बन जाता है। तो आदमी की जो सोच है ना वो डिसाइड करती है कि वो क्या करने वाला है, कहाँ जाने वाला है। इंसान कभी कमजोर नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स। कोई भी इस धरती पे जिसने जन्म लिया है, जिसको अपने पापा जी के मोबाइल नंबर याद है, जिसको अपने घर का पता है कि मुझे मेरा घर कहाँ पर है, कौन से गांव में है, जिसको मोबाइल नंबर और घर का, गांव का नाम या गली का नाम पता है, वो कभी भी कमजोर नहीं हो सकता। वो परमपिता परमेश्वर सबको एक जैसा बनाता है। आने के बाद में हम लोग कैसे सोचते हैं, हमारे दिमाग को कहाँ ज्यादा यूज करते हैं, जिधर ज्यादा यूज करते हैं वो वाली सेल्स ही हमारी ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। कवि जो बनता है, वो कवि वाली जो है ना, कविताएं बनाने वाली जो सेल्स होती है वो ज्यादा उसकी डेवलप हो जाती है। एक कोई दूसरा फील्ड में जाना चाह रहा है, किसी को गिटार बजानी है, प्लेइंग गिटार, तो उसकी वो गिटार वाली जो सेल्स है वो ज्यादा डेवलप हो जाती है। किसी को साइंटिस्ट बनना है तो उसकी जो बौद्धिक जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, वो ज्यादा डेवलप हो जाती है। तो आदमी जैसा चाहे ना वैसा ही वो बन जाता है। अच्छा, एक छोटे वाला जो भैया है वो अभी क्या कर रहे हैं? वो अभी सर 9th क्लास में है, लेकिन वो भी अभी से ये ना जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है। उसको मैथ्स लेनी है तो अभी भी जेई के लिए प्रिपेयर करता है, मतलब एनटीए और एनटीएससी के लिए। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कोई भी आदमी, मुझे याद है मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें एक खान साहब थे, मैंने बच्चों को भी दिखाया था, तो वो एक ही साल में आईएएस बने थे, 21 ईयर्स ओल्ड थे। और उनको किसी ने पूछा था कि भैया आप तो एक ही साल में आईएएस बन गए, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी हो गई। तो उन्होंने कहा भैया एक साल में नहीं बना, ये मेरा कई सालों की तपस्या थी। जब मैं 5वीं क्लास में था तो मेरे दिमाग में था कि मैं एक दिन आईएएस बनूंगा। मेरे व्यवहार में, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे पर्सनैलिटी में सारी चीज़ें आ गई थी। और यही सेम गुड़िया कह रही है कि भैया का भी यही रहता है कि मैं आगे चल के जो है आईआईटी में जाना है मुझे, तो अभी से उसकी जो है ना प्रिपरेशन आईआईटी के हिसाब से। और ये जरूरी भी है, क्योंकि मेंटली अगर आप पहले से हर चीज़ के लिए तैयार रहते हो तो फिर कितनी बड़ी बाधा आ जाओ, कितना ही बड़ा एग्जाम हो जाओ, उसके लिए आदमी कभी हारता नहीं है, कभी हमेशा अच्छा करता है। अच्छा, बेटियों के लिए कोई मैसेज होगा? क्योंकि बेटियां आजकल, जो ज़्यादातर गार्जियंस होते हैं वो सोचते हैं कि बेटियां तो ज़्यादा उनको पढ़ाना नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दकियानूसी विचार है, मतलब बहुत रूढ़िवादी विचार है। उनको लगता है कि बेटियां तो केवल घर के काम करने के लिए होती है, उनको तो केवल 10वीं 12वीं क्लास तक पढ़ा दो, उसके बाद में कोई शादी कर दो, कहीं चली जाएंगी। तो बेटा, उन गार्जियंस के लिए इस दकियानूसी जो सोच है, एक रूढ़िवादी सोच है जो आज भी बदल नहीं पा रही। बहुत सारे लोग हैं, हालांकि बहुत जागरूकता भी आई है हमारे समाज में, बहुत ज़्यादा लोग अपने बेटियों को पढ़ा रहे हैं, हॉस्टल में बाहर भेज रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आज भी वैसी रूढ़िवादी सोच रखते हैं। उनको लगता है कि नहीं, बेटियां तो केवल घर के काम करने के लिए, या केवल एक उनको भेड़ बकरी की तरह, भाई पहले यहाँ है उसके बाद में ससुराल में ले जाके उसको एक वहाँ से जो है ना बांध दीजिए, वहाँ पर उनका बाड़ा बना दीजिए। उन गार्जियंस के लिए या उन बेटियों के लिए जो पढ़ना चाहती है या पढ़ने के बारे में उनकी ज़्यादा अच्छे उनकी सोच नहीं है, उन गार्जियंस के लिए और बेटियों के लिए क्या कहना चाहिए? मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां केवल घर का ही काम कर सकती हैं। भगवान ने सबको मतलब सेम ही बनाया है, तो फिर दोनों को ही पूरा मौका मिलना चाहिए। इसलिए मतलब लड़कियों को भी आगे आना चाहिए अपने पढ़ने के लिए, क्योंकि जो स्किल्स है ना वो अपने अंदर ही होती हैं। अपन को आगे आके उसको दिखाना पड़ता है। अपने अंदर टैलेंट होता है तो अपन कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अपन को पढ़ने के लिए तो सबसे ज़्यादा आगे आना ही चाहिए, क्योंकि एजुकेशन कहीं नहीं होती ना तो फिर उसका कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसलिए एजुकेशन तो सबसे ज़्यादा नेसेसरी होती है। और कभी विश्वास को भी नहीं तोड़ना चाहिए। अपने गार्जियंस के जो विश्वास है, जो माता पिता का विश्वास, उनको भी शायद बेटियों को नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि एक बेटी जब कोई विश्वास तोड़ती है तो हजारों बेटियों की पढ़ाई छूट जाती है। मैं एक बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ, जब एक बिटिया की कोई गलत बात कहीं बाहर आती है तो हजारों ऐसे माता पिता होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, मैं तो मेरी बेटी को, इसलिए बेटियों से भी ये कहूँगा कि बेटा
आप जो है ना इस दुनिया में बहुत अच्छा करने के लिए आई है, धमाका करने के लिए आई है, दुनिया के लिए मिसाल बनने के लिए आई है। और आप अच्छा करेंगी तो हजारों बेटियां बैग लेके स्कूल में चली जाएंगी, कॉलेज में चली जाएंगी या और प्रिपरेशन के लिए चली जाएंगी, और आपकी एक गलती 19,000 बच्चियों के बैग वापस घर पे रखवा भी सकती है। तो आप हमेशा अपने जुनून के, अपने कैरियर के लेके, अपने जुनून को लेके हमेशा सजग रहे और कोई भी ऐसी गलती ना करे, क्योंकि आपकी की हुई गलती ना केवल एक इंसान को या केवल आपको प्रभावित नहीं करती है, उस समाज की, उस आसपास की, उस पूरे एरिया की जो है ना कई सारी बच्चियों का फ्यूचर भी डिसाइड करती है। एक बिटिया जब आईएएस बनती है या साइंटिस्ट बनती है तो हजारों गार्जियंस, हजारों माता पिता तैयार हो जाते हैं अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए, और गलती पे वही वापस उनको घर रख लेते हैं। इसलिए बेटियों से भी कहूंगा कि बेटा आप भी थोड़ा सा सजग रहे, थोड़ा जागरूक रहे और अपने कैरियर के प्रति सोचे, अपने कैरियर के बारे में सोचे, और कभी भी कोई इस तरह की गलती आपसे ना हो जिससे बाकी बच्चियों का फ्यूचर अंधकार में हो जाए। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर जब हम लेते हैं, कोई भी स्टूडेंट लेता है, तो एग्रीकल्चर के बारे में मतलब कैसे उसको प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली मतलब कैसे बच्चे को पढ़ना चाहिए? क्या उसको यूं हर चीज को देख के समझना चाहिए? जैसे हम लोग हो सकता है फील्ड में तो नहीं ले जाते, लेकिन हमारा जो डिजिटल जो होता है उस डिजिटल में हम एक एक चीज को दिखाते हैं कि कैसे बेटा ये एरो कैसे चल रहा है, हल, क्योंकि आप तो वैसे भी मुझे लग रहा है ज्यादा जिस परिवार से है वहां खेत में जाने का काम थोड़ा सा कम ही रहता है। तो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली इन दोनों में से बेस्ट मेथड कौन सा है, और आपने कितना प्रैक्टिकली जो डिजिटल वाला है उससे कितना सीखा? हाँ, मतलब एग्रीकल्चर तो पूरा ही प्रैक्टिकल पे ही बेस है, लेकिन हम मतलब मेरी फैमिली में कोई भी इतना प्रैक्टिकल मतलब रिलेटेड नहीं है एग्रीकल्चर से, इसलिए हाँ, इसलिए मतलब सर ही हमको डिजिटल पे दिखाते थे, मतलब कोई जो भी टूल्स होते थे या फिर जो भी कोई भी चीज़ होती थी, कोई भी मेथड होता था, वो सर डिजिटली हमको दिखाते थे। मतलब उससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है, क्योंकि इतना एग्रीकल्चर में थ्योरी में जितना नहीं समझ आता उतना प्रैक्टिकल में समझ आता है, इसलिए सर हमको डिजिटली सारी चीज़ें दिखाते थे। मतलब ये तो गुड़िया ऐसी है जिसने शायद खेत में जाके, है ना, कभी ये भी नहीं देखा कि उसका चने का पौधा कैसा होता है, बाजरे का कैसा होता है। तो इनको डिजिटल का जो है ना, क्योंकि ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं या कोई भी स्टूडेंट होते हैं, देखिए कोई जरूरी नहीं जो खेत में जाता है वो उस नजरिए से उस प्लांट को देखता है जिस नजरिए से हम लोग उसको दिखाना चाहते हैं, तो वो नजरिया तो डिजिटल का इनको बड़ा एक फायदा मिला कि हर चीज सामने होती हुई दिखी इनको। कभी निमेटोड तो मुझे लग रहा है कई बार दिखा दी इनको, भाई निमेटोड ये होते हैं, है ना, ये जो फिशेज होती है ये वाली ये इस तरह की होती है, इसके अलावा ये इस तरह से हैरो चलता है, इस तरह से कंबाइन चलता है। तो प्रैक्टिकली अगर कोई आदमी सामने देखता है तो शायद वो उसका लर्निंग ज्यादा अच्छा होता है। तो डिजिटल का भी आपने पूरा भरपूर फायदा उठाया है और अच्छा किया है। अब लास्ट में कोई अच्छा मैसेज हो जो बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए छोड़ना चाहे या देना चाहे? मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने ना जीवन को इतना छोटा मत मानो कि अपन ये नहीं कर सकते। जो भी चीज़ सोचो ना हमेशा उसी मतलब उसके लिए इतनी मेहनत करो कि बस हम इसी के लिए बने, हमको यही मतलब ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ऐसा सोचना ही नहीं होता कि इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है। अगर अपन उसके लिए इतनी मेहनत करेंगे ना तो मतलब कुछ भी करके अपन को उसको पाना ही होता है। इसलिए अपन जितनी भी आप मेहनत करो उतनी मतलब आपके एक गोल फिक्स होना चाहिए, लेकिन अपने कभी भी ऐसे गोल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि हमको ये भी कर ले वो भी कर ले। ऑप्शन एक ही होना चाहिए आपके पास, अपने गोल फिक्स करके उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। मतलब बहुत अच्छी मुझे एक बात लगी कि आप किसी भी चीज को अगर सोच ले कि मुझे ये करना है या ये बनना है तो फिर आपको ये लगना चाहिए कि मैं बना इसी के लिए हूँ। दैट्स वेरी परफेक्ट एंड ब्रिलियंट लाइन। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप किसी भी गोल के बारे में सोच रहे तो आपको यही दिमाग में कि मैं इसी के लिए बना हूं और इसी को चेंज करने के लिए मैं इस धरती पे आया हूं। देखिए इंसान कभी कोई कमजोर नहीं होता। मैं अक्सर कहता हूं कि बहुत इंटेलिजेंट आप, भगवान ने आपको इतना मतलब नारायण ने अपने जैसा अगर किसी को बनाया है तो नर को बनाया है। बाकी आप सोचने समझने की जो क्षमता है वो गाय में, भैंस में, बैल में, कुत्ते में, बिल्ली में, इनमें नहीं होती है, लेकिन भगवान ने हमें ना पूरी सोचने की शक्ति दी है, हमें ना पावर दिया है, हमें जो है ना मसल्स दी है जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हमें सोचने की, समझने की, काम करने की सारी ताकत दी है। और केवल धरती पे आके हम सिर्फ धरती का बोझ बढ़ा के केवल यूं ही जी के चले जाते तो मेरे हिसाब से फिर तो एक एनिमल्स में और आदमी में कोई फर्क नहीं होता। अगर आप धरती पे आए, मानव बन के आए हैं तो मानवता को सार्थक करके जाए। अगर अपन एक ही लाइन में बोले तो मानव बन के आए तो मानवता को सार्थक करके जाए। कम से कम एक इंसान, तो बहुत ज्यादा हो तो बहुत बड़ी बात है, कम से कम एक इंसान धरती पे ऐसा हो जो कभी ये कहे कि दीदी भैया मुझे आप जैसा बनना है। तो ये मान लेना कि आपका कम से कम एक हो। अगर आप बहुत ज्यादा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े सफल व्यक्ति है, लेकिन कम से कम एक तो ऐसा धरती पे होना चाहिए जो आप जैसा बनना चाहे, आप जैसा करना चाहे। तो ये मान लेना कि आपका जीवन सार्थक है, आपका जीवन एक मानव बन के आप, भगवान ने आपको, ईश्वर ने आपको मानव बना के गलती नहीं की है। तो बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा ममा साथ में आए हुए हैं
तो मैं चाहूंगा आप भी आए और बच्चों को आशीर्वाद दे सभी को। तो दर्शकों स्वागत है और अभी इस समय आपके साथ है स्नेहा की मम्मी, और हमारे लिए तो एक बहुत ही आदर्श गार्जियन है क्योंकि 2 साल तक आपकी गुड़िया यहाँ पढ़ी है और आज इतने बड़े सफलता बिटिया ने प्राप्त की है। हिंदुस्तान ऑल इंडिया का ICR का AIEA जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में बिटिया के 99.34 परसेंटाइल आए हैं। तो मैं मैम से जानना चाहूँगा कैसा लग रहा है इतनी बड़ी सफलता के बाद में। नमस्कार। मुझे इस सफलता से तो मुझसे ज़्यादा तो सरों को धन्यवाद, थैंक यू। राजधानी को धन्यवाद। ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, ये मेरी खुशनसीबी है जो मेरा डिसीज़न जो था बच्ची को यहाँ पढ़ाने का वो सक्सेस रहा और मैं बहुत खुश हूँ। हर माँ बाप बहुत खुश होता है जब उसके बच्चे तरक्की करते हैं क्योंकि माता पिता की सबसे बड़ी कमाई सही बात है। उनके बच्चे होते हैं और बच्चों का सक्सेस होता है। तो मैं सभी पेरेंट्स को यही कहूँगी अपने बच्चों को मौका दें और उनकी इच्छा के अनुसार उनको पढ़ाएं। अच्छा मैम, जब आपने बिटिया को यहाँ छोड़ा उस समय तो कई बार दिमाग में आपके रही होगी कि पता नहीं कैसे होंगे, क्या होंगे, है ना, और उसके बाद जब गुड़िया आई तो उसके बीच का कैसा वो रहा कि पहले अलग बात थी दिमाग में, पता नहीं कहाँ छोड़ रही हूँ, कैसे लोग होंगे, और उसके बाद में कैसा लगा जब गुड़िया यहाँ रही? पहली बार जब मैं एक ऐड देख के आई थी अखबार में, दोसा भास्कर ऐड में आता है आप लोगों का, जी मैम, उसमें ऐड देखा। फिर बच्ची का हमको मानस पता था कि इसे एग्रीकल्चर में जाना है। जी मैम, हम बांदीकुई से हैं, दौसा जिले से, तो वहाँ इतना स्कोप नहीं है एग्रीकल्चर का। क्लासेस हैं स्कूलों में, स्टार्टेड है ये सब्जेक्ट, बट इतनी फैकल्टी नहीं है इस चीज़ की। सही बात। जब हम किसी को बच्ची को पढ़ाना ही है हमें, तो हम अच्छी फैकल्टी के लिए बाहर तो भेजना पड़े। ठीक बात है। तो उसी ऐड के थ्रू मैं यहाँ पे विज़िट की, मैंने, मेरे हस्बैंड और हम दोनों ने विज़िट किया। सर से मुलाकात की, यहाँ के HM से मुलाकात हुई, स्टाफ से मुलाकात हुई। तो फर्स्ट टाइम ही हमने डिसीज़न ले लिया था यहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर कि हमें हमारी बच्ची को यहाँ पढ़ाना है। मैं सेटिस्फाइड थी, फर्स्ट विजिट से ही मैं सेटिस्फाइड थी क्योंकि जो यहाँ का माहौल है जो मैंने देखा एक माँ के नज़रिए से, ठीक बात, हॉस्टल में देखा, हमसे बड़े हमारी माताजी बैठी हैं, जब हमसे बड़ा हमारे माता के अनुसार की बच्ची बैठे है कोई, तो फिर डरने की कोई बात नहीं। और जीवन में रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अब विश्वास आपको करना ही पड़ेगा, अगर कुछ पाना है तो कुछ करना भी है। तो राजधानी में जो भी है, मैं जिस भी हर बच्चे से यही कहूँगी, अगर आपका मानस एग्रीकल्चर का बन रहा है और आपके पेरेंट्स को आप मोटिवेट करो, एग्री करो, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू मैम। और ये देखिए ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, इस गुड़िया ने और जो ममा बैठे हैं गुड़िया के, इन्होंने कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ मोटिवेट किया कि नहीं वहाँ का माहौल अच्छा है और वहाँ आप आराम से पढ़ सकते हो। कई सारे स्टूडेंट्स आए भी हैं बहुत, क्योंकि देखिए आप, मैं अगर किसी को कहूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ तो शायद ये कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मैम या गुड़िया कहे जो यहाँ पढ़ रहे हैं तो वो उनको अपने आप लगता है कि नहीं वहाँ तो वास्तव में अच्छा होगा। जब ये, तो आप लोगों का इतना विश्वास और इतना लगाव रहा, इतना विश्वास रहा और उसका रिजल्ट भी आपको मिला है। अच्छा, बिटिया को लेके अब आपके क्या है कि कहाँ पढ़ाना चाहेंगे? जैसे गुड़िया ने कहा कि BHU में पढ़ूंगी, मैम आपका क्या है, कहाँ? मेरा विचार यही है, जो बेटी की इच्छा वही मैं पूरा करूंगी। सही बात। हम दोनों का, मेरे और मेरे हस्बैंड का यही कहना है, ये बच्ची यहाँ तक अपनी मेहनत से, सही बात, और आप लोग के सबके सहयोग से पहुँची। हम इसको सिर्फ बैक सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक बात है। जो इसने चाहा हम उसको इसकी फ्रीडम दे सकते हैं, वो भी इसकी बिलीवनेस पर। सही बात। अच्छा, अगर ये जहाँ भी पढ़ना चाहेगी पूरे इंडिया में, जहाँ इसका वैसे भाग्य है और ये जहाँ पढ़ना चाहेगी, जहाँ इसका नंबर आएगा, हम एग्री हैं इसके साथ। अच्छा, हम बेचेंगे। गुड़िया जब हॉस्टल में रही तो बीच में जैसे छुट्टियों वगैरह में जाती थी, तो गुड़िया का क्या हॉस्टल को लेके या क्लासेस को लेके कैसा इसका? हमेशा इसका यही कहना था कि कब भेजोगे, मुझे वापस रिटर्न होना है। आप मैं कहती बेटा यहीं पढ़ लो, तो नहीं मम्मी, हमारा एक एक दिन का क्लासेस वेस्ट होती है, हमें जाना है। मतलब लड़ाई और हॉस्टल, इस प्लेटफॉर्म के प्रति इसका जो लगाव था,
हमें खुद को उम्मीद नहीं थी कि बच्ची बाहर इस तरह एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि मुझे भी जब ये गुड़िया पहली बहुत बार आई थी तो बिल्कुल मेरी ही छोटी है बच्ची है, तो बिल्कुल ही छोटी सी, अभी भी खैर छोटी सी है, उससे तो छोटी बहुत ज्यादा है छोटी सी थी। बच्ची, और 10th मुझे तो के- लग नहीं रहा था कि ये 2-5 दिन जो है ना यहाँ रह पाएगी, क्योंकि मम्मी के बिना मुझे रहने वाली लगी नहीं थी। लेकिन बिटिया का इरादा और जो जुनून था ना, वो ही इसको 2 साल तक यहाँ हॉस्टल में बड़ा आराम से, कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई बात नहीं, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहने वाली, हमेशा जो माहौल है उसमें ढलने वाली, और उसी का रिजल्ट है कि आज ये इतनी बड़ी सफलता इसको मिली है। अच्छा, कई बार मैम बच्चियों को लेके गार्जियंस के मन में ना कई बातें होती है, पता नहीं कैसे बिटिया कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, तो उन गार्जियंस के लिए आपका क्या मैसेज है कि नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत होके बच्ची पे पूरा विश्वास करके, और बच्ची भी पूरी विश्वास पे खरा उतर के, इतने अच्छे संस्कार अगर बच्ची के हैं तो उनके लिए क्या मैसेज है, वो क्या वो आराम से बाहर रह के पढ़ सकती है, सफल हो सकती है? बिल्कुल सर, बच्चियां आपको अपने संस्कार पर भरोसा होना चाहिए। सही बात। हम माँ हैं, हमने जन्म दिया, हम गार्जियन, हमारे बच्चे की एक एक गतिविधि से हमें पता वाकिफ होना रहते चाहिए, हैं, सही बात है। तो हमें हमारी बच्चों पे विश्वास करना है। मानते हैं कुछ हो जाती हैं, वो उनकी उम्र का तकाजा है, ठीक बात। तो उसको हमें सपोर्ट करना है, गलत कुछ भी नहीं है, गलत नहीं है। हमारी सोच और समाज की सोच उस चीज़ को गलत बोलती है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, हर माँ के बच्चे अलग अलग व्यक्ति उसके निकलते हैं नेचर के। तो हमें सभी बच्चों को, मैं सभी माँ बाप से यही कहूँगी, परिस्थितियाँ सबके सामने आती हैं, ठीक बात। परिस्थितियों से निमटना हमारा काम है। परिस्थितियों को कैसे सुलझाना है ये पेरेंट्स को देखना है, लेकिन उस परिस्थिति को सामने रख के बच्चे की गतिविधि में रोधक बने, ये अच्छी बात नहीं है। मैं सभी पेरेंट्स को यही कहूँगी, आप अपने विचार सामने रखें। हो सकता है आपकी कोई आर्थिक परिस्थिति आ जाए, हो सकता है आपकी कोई सामाजिक परिस्थिति आ जाए, पारिवारिक परिस्थिति आ जाए, उसको भी मद्देनजर रखते हुए बच्चे को सबसे पहले प्राथमिकता दें, बच्चे की भावनाओं को प्राथमिकता दें। मैम का कहना है कि जो बेटी या बेटा पढ़ना चाहते हैं उसके अधिकार को कतई ना छीने, बिल्कुल नहीं छीने, क्योंकि भगवान ने आपको ये अधिकार नहीं दिया कि आप बच्चों के अधिकारों को छीने। ये तो ईश्वर ने किसी को नहीं दिया। जो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाई से रोकना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। और ये अपराध करने का दुस्साहस मेरे हिसाब से किसी को नहीं करना चाहिए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो डिजर्विंग है, और आज तो बड़ी सोच, एक बहुत बड़ी जो है ना सोच में आज बच्चे जो है वो आराम से दिल्ली रह के, बच्चियां दिल्ली रह के तैयारी कर रही है, आईएएस की तैयारी कर रही है, आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रही है, आईआईटी में जा रहे हैं, नीट में लगातार सिलेक्शन हो रहे हैं। तो समाज बच्चियों के प्रति बड़ा एक पॉजिटिव हुआ है, और आज बच्चियां आराम से बच्चियों को पढ़ने के अवसर दिए जा रहे हैं। और आज से हम 15-20 साल की पहले की बात करें तो वहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। मैं जहाँ तक मानता हूँ, हो सकता है मैं इनके यहाँ इस तरह का रहा होगा, लेकिन मेरे आसपास की बात करूँ तो आज से 20 साल की स्थितियाँ अलग थी। आज बच्चियाँ बहुत अच्छा कर रही है, ज़बरदस्त। मैं तो कहूँ कि बच्चों से भी ज़्यादा अच्छा कर रही है, भले ही वो आज रेशियो में इनसे कम क्लासेज में बैठ रही होंगी, क्योंकि ज़्यादातर मैंने कहा अभी भी दकियानुसी सोच के लोग हैं, लेकिन जो इनका जो रेशियो रहता है उसके हिसाब से ज़्यादा सफलताएं बच्चियाँ बच्चों के मुकाबले, बुरा लगेगा बच्चों को, ज़्यादा सफलताएं अर्जित कर रही है, ज़्यादा अच्छा कर रही है। तो कुल मिला के एक ही बात है, आप अपने बच्चों को, बच्चियों को कोई भेद उनमें ना करें, उनको आगे से उनको पढ़ाए। और कोई मैम कुछ और गार्जियंस के लिए कोई संदेश देना चाहे? बस यही है कि अपने अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, उनकी कल्पनाएं हैं, उनकी जो सपने हैं उनको साकार करें। बस यही कहूँगी, अपने विचार जो हमारे साथ हुआ उसका प्रभाव अपने बच्चों पे ना पड़ने दें भाई। हम जो और हम रह चुके, हमारे समय में बहुत कंपटीशन भी हुआ करते थे, कुछ इतनी सुविधाएं नहीं थी, ठीक बात है, लेकिन अब है, तो उसका बच्चों को उपयोग करना चाहिए, उसका मौके का फ़ायदा उठाएं, बच्चों को पढ़ाएं आप भी, और अपने बच्चों को मोटिवेट करें। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, सभी माता बहनों से मुझे कहना है कि बच्चों को, विशेषकर बच्चियों को आगे लाएं और पढ़ाएं। जो हमने झेला है वो उन्हें ना करने दें, उन बच्चों की इच्छाओं को पूरा करें। मेरा कहना ये है, बच्चों की इच्छा पूरा करें। देखिए मैम का कहना है कि हो सकता है जिस समय आप पढ़ रहे होंगे, बच्ची या बच्चे के जो मदर फादर है, वो वाला समय अलग था। उस समय ऐसी स्थितियां नहीं थी, उस समय जो है ना इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, उस समय इस तरह की हॉस्टल फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में अगर बच्चों को हम लोग जो फैसिलिटीज है उसमें कहीं महरूम रखते हैं उनको, तो आने वाली पीढ़ियां
उस बच्चे की आने वाली पीढ़ियां या वो बच्चा कभी आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए बच्चे को सही अवसर दे, उनको सही मौका दे जीवन में आगे बढ़ने के का जो उनका जुनून है उसको बिल्कुल और आग दे, न कि उसको बुझाने का काम करे। और आज बहुत बड़े बड़े पोस्टों पे बच्चियां जा रही है, बच्चे जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा एक काया पलट है, क्योंकि किसी भी देश का जो विकास है वो वहाँ की एजुकेशन से होता है। एजुकेशन कैसा उसके हिसाब से होता है, तो इसलिए बच्चों को पढ़ने का अवसर दे। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मम्मा और बेटी दोनों कल बात हुई और हाथों हाथ ही बोला सर कल हम आ जाएंगे, और आप आए और दर्शकों को एक बच्चों को इतना मोटिवेशन दिया, जिसके लिए मम्मी का मैम का बहुत बहुत धन्यवाद और गुड़िया का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करते रहे, आगे बढ़ते रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी। नमस्कार।